हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआर अकेडमी। आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सारे एक्ट्स को पढ़ लिया है और आज जो हमें एक्ट पढ़ना है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं। तो मॉन्टेग्यू साहब उस वक्त पे कौन थे? मॉन्टेग्यू साहब जो है वो भारत के कौन है? सचिव हैं उस वक्त पे। और अगर हम बात करें चेम्सफोर्ड की, तो ये उस वक्त पे भारत के कौन है? ये उस वक्त पे भारत के वाइसराय हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बोली गई थी। तो पहला अगर आप देखोगे ना, तो पहला बात इसमें बोला गया था कि हम प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था लागू करेंगे। द्वैत शासन व्यवस्था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरकी भी बोलते हैं। तो अब ये डायरकी व्यवस्था है क्या, इस चीज़ की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो डायरकी का मतलब ये होता था, जैसे आज आप देखते हो ना कि अनुसूची 7 में संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो उस वक्त पे हिसाब से दो लिस्ट बनाई गई थी। एक लिस्ट हुआ करता था ट्रांसफर्ड लिस्ट और दूसरा लिस्ट हुआ करता था रिजर्व्ड लिस्ट। ये था ट्रांसफर्ड लिस्ट में ऑब्वियस सी बात है इन पर किसको अधिकार दिया गया था? भारतीयों को राइट्स दिए गए थे कि आप क्या करोगे, उस पर अधिकार बनाओगे। जबकि रिजर्व्ड लिस्ट, जैसे कि मान लीजिए आर्मी है, वित्त है, इन सभी पर कौन कानून बनाएंगे? इन सभी पर अभी भी वाइसराय ही कानून बनाएंगे। तो ये बोला गया था। अब होता क्या है, ट्रांसफर्ड लिस्ट में ऑब्वियस सी बात है उन विषयों को रखा गया होगा जो उस वक्त के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना रहे हों, तो अनुपयोगी हों बहुत ज़्यादा। जैसे कोई कृषि का मुद्दा हो सकता है, वो अंग्रेजों के लिए कोई खास उपयोग का तो था नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इसे ट्रांसफर्ड लिस्ट में डाल दिया था। उसके बाद भी ये बोला गया था कि जब भारतीय उस कानून को बना लेंगे ना, तो कानून बनाने के बाद वो सहमति के लिए किनके पास भेजेंगे? वाइसराय के पास। और अगर वाइसराय की इच्छा होगी तभी जाकर के क्या होगा, वो कानून आप बना सकते हो। मतलब एक तरह से ये एक वैसा लॉलीपॉप था जो कि भारतीयों को दिया, तो दिखाने के लिए तो दिया गया था कि हाँ ये भारतीयों को बहुत कुछ दिया जा रहा है, बहुत सारे राइट्स दिए जा रहे हैं। बट जब भारतीय उस पर कानून बना भी लें और वाइसराय उस पर अपनी सहमति ना दे, तो क्या उस कानून का कोई महत्व रह जाता था? नहीं, ये चीज़ें हुई थी। तो इसका बाद में चल के आगे चल के आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है। इसके बाद अगर हम आगे की चर्चा करें तो देखिए दूसरे पॉइंट में, तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया था। द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक का मतलब होता है दो सदन। जैसे आज के कंटेक्स्ट में बात करो तो आज होता है लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा। उसे हम लोग उस वक्त के हिसाब से देखें तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वक्त के हिसाब से अपर हाउस बोला गया है और दूसरे को क्या बोला जाता है? लोअर हाउस बोला जाता है। आज लोअर हाउस हम लोग लोकसभा को बोलते हैं और अपर हाउस हम लोग किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाने की भी बात कहाँ पे की गई है? 1919 के एक्ट के थ्रू। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी। प्रत्यक्ष चुनाव की बात जो होगी, डायरेक्ट इलेक्शंस की बात होगी, वो कब होगी? 1919 के एक्ट में होगी। चौथे पॉइंट के रूप में देखा जाए तो वोट देने का राइट्स भी भारतीयों को मिला था, बट ये लिमिटेड फ्रेंचाइजीज था। लिमिटेड क्यों था भाई? लिमिटेड क्योंकि वैसे व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार था जो टैक्स दे सकते थे, जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हों या जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी। तो उन व्यक्तियों को चुन करके ही दिया जा सकता था कि वो लोग व्यक्ति क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे की ओर चर्चा करें तो कम्युनल अवार्ड, यानी कि जो सांप्रदायिक मुद्दों पर जो चुनाव की बात की गई थी ना, कि सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव होंगे, तो 1919 में तो केवल किसके लिए बोला गया था? मुस्लिम्स के लिए। लेकिन सांप्रदायिक मुद्दे के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाया गया। अब वो बोला गया सिख लोगों के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? चुनाव के लिए वैसी व्यवस्था कर रहे हैं। एंग्लो इंडियंस के लिए भी हम क्या कर रहे हैं?
ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, सिख, एंग्लो इंडियंस या यूरोपियंस के लिए भी क्या होता है, सांप्रदायिक मुद्दों पर जो चुनाव की बात होती है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये भारत में क्या था, फूट डालो और शासन करो की नीति को और बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। छठे पॉइंट की बात करें तो भारत के लिए हाई कमिश्नर बनाया गया था, कहाँ पे, लंदन के अंदर। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए हाई कमिश्नर बनाया जा रहा है, लेकिन कहाँ पे बनाया जाएगा, लंदन के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो सातवें पॉइंट में ये बोला गया था कि हर 10 वर्ष के बाद जो 1919 का एक्ट है ना, यानी कि जो 1919 का जो कानून है उसकी क्या हो जाएगी, समीक्षा की जाएगी या उसकी जांच की जाएगी, ये भी बोला जा रहा है इसी एक्ट में। इसके अलावा अगर आठवें पॉइंट की बात करें तो सीपीएससी बनाने की बात की जा रही है, और वो बनकर के तैयार कब होता है, 1926 ईस्वी में। जैसे पब्लिक क्या होता है, जैसे सिविल सेवाओं की जो परीक्षा होती थी उन्हीं से रिलेटेड ली कमीशन बनाया गया था। ली कमीशन के आधार पर ही क्या किया जाता है, सीपीएससी का भी गठन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। सीपीएससी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना होगा कि ये 1919 के एक्ट से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, हमारा एक्ट आया था कब, 1919 में, और अगर हम 10 साल को जोड़ें तो 1929 में क्या होना चाहिए था, अगला एक्ट आना चाहिए था या कोई कमीशन आना चाहिए था। बट इसी बीच में होता क्या है ना, 1927 ईस्वी में एक कमीशन को बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं साइमन कमीशन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन जो है वो कब बना, तो साइमन कमीशन कब बनता है, साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में, और ये भारत कब आता है, भारत आता है 1928 में। साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थे, और सातों कैसे लोग थे, वाइट लोग थे, यानी कि गोरे लोग थे। इस कारण से इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है, और साइमन कमीशंस की रिपोर्ट के आधार पर ही अगर आप देखोगे तो 3 राउंड टेबल का आयोजन किया जाता है। फर्स्ट राउंड टेबल, क्योंकि क्या हो रहा था ना, जब साइमन कमीशन आया तो उसने सभी राजनीतिक दलों को बोला कि आप सभी लोग अपने अपने मुद्दे उठा करके दो। तो सभी राजनीतिक दलों के जो मुद्दे थे वो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। तो इस कारण से इन सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया था लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए, और गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल हुआ था 1930 में, फिर आपका सेकेंड राउंड टेबल होता है 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल जो होता है वो आपका होता है 1932 में। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटेन की संसद में ना 1933 में एक वाइट पेपर जारी किया जाता है, और वाइट पेपर के आधार पर अगला एक्ट आने वाला था। अगला एक्ट जो आने वाला था उसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हालांकि ये अकेला ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो देखिए 1932 में ना अंबेडकर जी के रिक्वेस्ट पर एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, कम्युनल अवार्ड की। और कम्युनल अवार्ड भी क्या करता है, इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐसी कौन कौन सी बातें बोली गई हैं। तो देखिए, तो अगला हमारा हेडिंग कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, इन बातों को हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसमें कुल अनुसूची की संख्या कितनी होगी, 321। और पूछा जाएगा कि कुल अनुच्छेद, सॉरी ये माफ़ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, 321 अनुच्छेद हैं और 10 अनुसूचियां हैं। तो ये आपसे सवाल बन सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 321, और कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये हो जाता है आपको 10। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जैसे अनुसूची 8 में आज 3 लिस्ट है ना, उस समय भी इसमें 3 लिस्ट बनाई गई थी। एक था फेडरल लिस्ट, दूसरा था प्रोविंस लिस्ट, फेडरल लिस्ट,
दूसरा था प्रोविंस लिस्ट, और तीसरा था कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं ये है क्या, कॉन्करेंट लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट का मतलब ये था कि इस पर कानून जो होगा वो कौन बनाएगा, संघ बनाएगा। प्रोविंस का मतलब ये था कि प्रांतों को कुछ स्वायत्तता देने का प्रयास किया गया था, और कॉन्करेंट मतलब आज का समवर्ती, तो इस पर कौन कानून बना सकता था, इस पर संघ भी कानून बना सकता था, और इस पर प्रांत भी जो होंगे वो कानून बना सकते थे। ये राइट्स इसको दिए गए थे। अगर हम इसके आगे की बात करें तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था जो लाई गई थी 1919 वाले एक्ट में, उसको क्या कर दिया जाता है, उसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बिहाफ पर केंद्र में क्या कर दिया जाता है, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा द्विसदनात्मक व्यवस्था पहले केंद्र में लाई गई थी, लेकिन अब द्विसदनात्मक व्यवस्था जो होगी वो लाई जाएगी 6 प्रांतों में, और उस वक्त पे कुल कितने प्रांत हुआ करते थे, 11 प्रांत है। तो 11 में से 6 प्रांत ऐसे होंगे जिसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या किया जाता है, आपको द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलता है। इसके बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार कब किस अधिनियम से प्राप्त हुआ, तो वो भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही प्राप्त होता है। हालांकि ये लिमिटेड वोट ही था, 10% ही लोग वोट कर सकते थे, बहुत अधिक संख्या में वोट करने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था। काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाया गया था, काउंसिल ऑफ इंडिया, उसे क्या कर दिया जाता है, उसे समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझना चाहें तो देखिए, उस समय बम्बई और सिंध एक ही प्रांत हुआ करते थे, तो सिंध को अलग किया गया, सिंध को अलग किया गया, इसकी घोषणा होती है। उसके बाद बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था, उड़ीसा को अलग किया गया है, और एक और अलग किया जाता है बर्मा, जो आज का हमारा म्यांमार होगा, तो बर्मा को भी अलग किया जाता है। कहाँ से, ब्रिटिश भारत से। ये हुआ। इसके ईस्वी पर भी ध्यान देते हैं, एक बार आपसे ईस्वी भी कई बार पूछा जा सकता है। 1936 ईस्वी में सिंध अलग हो जाता है, किससे, बम्बई से। उड़ीसा आपका अलग हो जाता है 1936 में बिहार से, और बर्मा अलग हो जाता है 1937 में अलग हो जाता है, किससे, बिहार से। इसके बाद की अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो आरबीआई की स्थापना की भी बात की गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है भारत के बैंकों का बैंक है, इसकी भी स्थापना कहाँ पे की गई है, इसकी स्थापना भी की जाती है इसी में। इसके बाद एक बताया जाता है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हम बनाएंगे। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा कब बनकर के तैयार होता है, 1937 में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्रांतों में चुनाव कराने की भी बात की जाती है कि प्रांतों में हम क्या कराएंगे, चुनाव कराएंगे। और 1937 ईस्वी में क्या होता है ना, प्रांतों के अंदर चुनाव कराए जाते हैं। उस वक्त के हिसाब से देखोगे तो कुल कितने प्रांत हुआ करते थे, 11 प्रांत थे। 11 प्रांत में से 5 प्रांत ऐसे थे जहाँ पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अकेले दम पे सरकार बना ली थी, और 3 प्रांत ऐसे थे जहाँ पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनको गठबंधन करना पड़ा था किसी राजनीतिक दल के साथ, और 3 प्रांत ऐसे थे जहाँ मुस्लिम लीग और उनके गठबंधन जो दल होंगे वो मिलकर के क्या करेंगे, सरकार को बना लेंगे। तो ये तो हमने कुछ फैक्ट्स पढ़ा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो लास्ट जो हमारा एक्ट बच गया है उसे बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसे क्या बोला जाएगा, उसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहा जाता है। तो इसकी कहानी को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा आप लोग, होता क्या है ना, 1939 से लेकर के 1945 तक पूरे विश्व में एक युद्ध चला था जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 चला, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन जो था वो विजयी हुआ था, मतलब यूके जो है वो विजयी होने वालों में शामिल था। लेकिन आप देखो, युद्ध आप लड़ो, चाहे आप जीतने वाले के पक्ष में हो या हारने वाले के पक्ष में हो, आपका नुकसान तो होता ही है, ठीक है। और उस समय यूके के अंदर 2 प्रमुख पार्टियां हैं,
एक पार्टी कौन सी है, लेबर पार्टी, और दूसरी पार्टी होती थी कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। उन्होंने एक घोषणा की थी, क्लेमेंट एटली। उन्होंने एक घोषणा करते हैं कि अगर मैं सरकार में आया तो मैं भारत जैसे कॉलोनी देशों को क्या करूंगा, आज़ाद कर दूंगा। और जब ये सत्ता में जीत करके आते हैं तो आप एक डेट याद रख सकते हो, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को इन्होंने घोषणा किया था कि आने वाले 30 जुलाई 1948 ईस्वी को हम ब्रिटिश भारत को क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन ये घोषणा होने के साथ ही जो जिन्ना साहब थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने एक प्यारे पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। और प्यारे पाकिस्तान की जब वो अपनी मांग कर रहे हैं, हालांकि वो बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान को भी नहीं संभाल पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो पाकिस्तान की घोषणा जो होती है वो होती है 3 जून कि अब ब्रिटिश इंडिया का क्या होगा, विभाजन होगा। 3 जून को ही हम लोग बाल्कन प्लान के भी नाम से जानते हैं, बाल्कन प्लान, या इसी को अगर आपसे पूछा जाएगा माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, माउंटबेटन प्लान। तो अगर आपसे इन दोनों में से कोई भी सवाल पूछे तो 3 जून 1947 को ही हम लोग क्या बोलते हैं। और इस दिन ये तय हो गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया होगा ना वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। अब जब विभाजित होगा तो उसके लिए, विभाजन के लिए हमें बहुत सारे कानून को बनाने की आवश्यकता है, तो उसी में लाया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और उस एक्ट की अब प्रमुख बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट तो ये बोला था कि जो ब्रिटिश इंडिया होगा, ब्रिटिश इंडिया को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक देश तो क्या बनने वाला है, एक देश बनेगा भारत और दूसरा देश क्या बनेगा, दूसरा देश जो बनेगा उसका नाम होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी देखोगे तो 2 भाग में था, एक तो था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आगे चल के क्या बनता है, बांग्लादेश बनता है कब, 1971 में। और पश्चिमी पाकिस्तान केवल क्या रह जाता है, ये पाकिस्तान रह जाता है। वो कहानी अलग है कि पूर्वी, उस समय इसको पूर्वी बंगाल ही बोला जाता था, काफ़ी लंबे समय तक पूर्वी बंगाल बोला जाने लगा, फिर इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान रख दिया जाता है, फिर बाद में आगे चल के क्या बनता है, बांग्लादेश बनता है। तो ये चीज़ें हो गई थी। तो ये तो तय था, पहला क्या बोला गया कि ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में टूटेगा, एक बनेगा भारत और एक बनेगा पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर बोला गया था कि जब तक ये दोनों देश अपना संविधान नहीं बना लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो होगा इंटरिम संविधान की तरह काम करेगा, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशंस, आंतरिक संविधान के रूप में काम करेगा। तो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काम करेगा। तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट बोला गया था, तीसरा पॉइंट के तहत ये था कि जब ये दोनों क्या करेंगे, जब तक इन दोनों देशों में चुनाव नहीं हो जाते तब तक एक हम पद बनाते हैं गवर्नर जनरल का, और दोनों देश क्या करेंगे, इस गवर्नर जनरल के नियुक्ति में क्या करेंगे, अपने देश को शासन व्यवस्था चलाएंगे। तो भारत के अंदर अगर आप देखोगे ना तो 1947 से लेकर के 1948 तक माउंटबेटन को ही हम लोगों ने क्या बना दिया था, भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। और जबकि 1948 से लेकर के 49 तक जो होते हैं वो सी राजागोपालाचारी जो होते हैं वो क्या बनते हैं, सी राजागोपालाचारी क्या बनते हैं, वो हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं। और फाइनली 1949 में इस पद को ही क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको यहाँ से याद होने चाहिए। तो ब्रिटिश इंडिया में ये बातें बोली गई थी। इसके बारे में अगर एक एडिशनल फैक्ट्स आप ये भी जान सकते हो कि देखिए, कुल रियासतों की संख्या कितनी हुआ करती थी उस वक्त पे, कुल रियासतों की संख्या थी 565, मतलब 565 राजवाड़ा थे। तो इनके पास ऑप्शन ये था ना कि आप या तो क्या करो, भारत में शामिल हो जाओ, या आप किसके साथ चले जाओ, पाकिस्तान के साथ चले जाओ, ये भी उसी एक्ट का हिस्सा था, या फिर आप क्या कर लो, आप स्वतंत्र भी रह सकते हो। ठीक है, तो 565 में से लगभग 549 रियासतें जो थी ना उन्होंने भारत में शामिल होना पसंद किया। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमारे पटेल साहब का है। लगभग 13 रियासतें या 13 प्रांत बोल दो आप, 13 रियासतें जो हैं या 13 राजा जो हैं वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान की तरफ चले गए। और 3 ऐसे थे ना जो कि जिन्होंने बोला कि हम स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे। और ये तीनों कौन कौन थे, तो पहला था आपका हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा जो था वो था जम्मू एंड कश्मीर।
तो हैदराबाद जब अलग हुआ ना, तो हैदराबाद के निज़ाम को हम लोगों ने मिलाया था और उस ऑपरेशन का जो नाम रखा जाता है वो ऑपरेशन था ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद भारत में कैसे मिला है? ऑपरेशन पोलो के तहत। जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया? तो जूनागढ़ भारत में शामिल होता है जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को शामिल किया जाता है। और जम्मू कश्मीर जो होता है वो कैसे शामिल होता है? वो भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके शामिल हो जाता है। कौन? जम्मू एंड कश्मीर। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। ये एक्ट, ये जो है सारे किससे संबंधित है? ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप ये भी ज़रूर लिखें कि आप अगला लेक्चर जो है वो किस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।